बहुत स्वागत आपका व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौंगर साहब सब बने हुए हैं। बहुत सारी खबरों पर हमने बात की है। अब जरा आपको मैं दिखाता हूं कांग्रेस पार्टी कैसे अब दबाव महसूस कर रही है, और दबाव के साथ साथ आपको जो मैं बयान सुनाऊंगा अभी, आपको ये भी हम बताएंगे कि इस उन्हीं व्यक्ति को क्यों भेजा गया। राहुल गांधी ने सिखों पर जो बोला उस पर सफाई देने के लिए। पहली बात, आप सफाई पेश क्यों कर रहे हैं? छुआ तब आप सफाई पेश कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कुछ दबाव तो महसूस हुआ। लेकिन चॉइस ऑफ पर्सन चरणजीत सिंह चन्नी। राहुल गांधी बोले देश में सिखों की लड़ाई यह है, गुरुद्वारे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं पहन पाएंगे। खूब हंगामा हुआ, और जिस युवक को खड़ा करके उन्होंने ये बात कही थी, ब्रदर व्हाट इज योर नेम, उसके बाद देखिए ये हमारे साथ सिख नौजवान है, हिंदुस्तान में ये लड़ाई हमको लड़नी है, उसी ने बाहर जाकर के कह दिया कि मैं तो पत्रकार हूं, इनकी सभा में आया था मैं, और इन्होंने सवाल नहीं लिए, मैं तो इनसे पलट के सवाल पूछने वाला था कि आपने ये बात क्यों कही। ये बात सरासर निराधार है। मैं हिंदुस्तान का ही हूं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती वहां सिखों को अपने धर्म के प्रतीकों को पहनने के लिए, गुरुद्वारों में जाने के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है। कहीं ऐसा कोई एक बार भी नहीं ऐसा मामला आया कि कहीं उनके खिलाफ कोई बात हो रही हो। फिर राहुल गांधी ने बात क्यों कही? अब चन्नी साहब को कांग्रेस पार्टी ने भेजा। चन्नी साहब क्या बोले वो आप अभी सुनेंगे, और उसमें शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी जो राहुल गांधी के बयान पर स्पष्टीकरण देने आए, ये आखिरी बार चर्चा में कब आए थे? इन्होंने इस नई लोकसभा में खड़े होकर के ये कहा था, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी है, दुबई से आया था, दुबई में घूमता था तो बिल्कुल बाल बाल कटे हुए, यहां आया तो उसने अपने आप को भिंडरा वाले के ऊपर फैशन करना शुरू किया, वैसे कपड़े, वैसी दाढ़ी, सब कुछ, और वो बिल्कुल खुलकर खालिस्तानी है, बोलता है ये बातें। उसको पंजाब की पुलिस ने और केंद्र की सेंटर की एजेंसीज ने मिलकर गिरफ्तार किया, और उसको इतना खतरनाक माना कि उसको यहां दिल्ली की तिहाड़ में या पंजाब की किसी जेल में नहीं रखा, उसको असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा है। बहरहाल हमारे यहां नियम है, कोई आरोपी हो और किसी भी अपराध में क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ सकता है जब तक वो आरोपी है। उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो एमपी बन गया पंजाब से। चन्नी साहब ने कहा कि ये आदमी जेल में है, इसको तो अपने लोगों के बीच होना चाहिए, इसको छोड़े सरकार। एक खालिस्तानी के लिए आप ये बात कह रहे हो? चन्नी साहब मुख्यमंत्री हो गए पंजाब की, ये बात कह रहे थे, और आज वो ये कह रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार ने जिहाद छेड़ा हुआ है माइनॉरिटीज के खिलाफ। तो राहुल गांधी तो उसका वो खतरा बता रहे थे। सुनिए जरा इनको। राहुल जी ने बोला है, एक सिख नौजवान को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से देश में दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और मिनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है, और एक वैलिड चिंता है। वैलिड चिंता है जी, जो कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी बैक कर रही है राहुल गांधी के बयान को। देखिए, इस समय पंजाब में एक भिंडरावाले के नया संस्करण अमृतपालवाद का दौर है एक, और वो धारा आम आदमी पार्टी की सरकार आने के पहले थी, जो कांग्रेस की सरकार में उस वाद को, उस विचारधारा को व्यापक समर्थन कराकर उसको सड़कों पर उतारकर बिना सरकार के सहयोग के वो संभव ही नहीं था। जब हम लोग इसकी आवाज़ उठाते थे तो लगता था कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर आपने खाद पानी डाला है, इनके ही एक पुराने साथी ने जो संसद में इनके बारे में बोला था और कहा था कि कैसे इसने काम किया है और कैसे उसके नाम पर हजारों करोड़ की लूट किया है, अगर इस समय की कांग्रेस पार्टी में पंजाब की ओर से, सिखों की ओर से बोलने के लिए अगर ये चरणजीत सिंह चन्नी खड़े हुए हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि देश की इन्हीं को क्यों भेजा वो कांग्रेस? यही इसलिए भेजा है कि ये इनके जो इंफॉर्मेशन थी, इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? कभी इस पर विचार किया गया है कि जब बाद में कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैंने जब सोनिया गांधी को कहा कि पंजाब एक सीमा का स्टेट है, पंजाब एक सीरियस स्टेट है,
इसके बारे में हमारे 70,000 लोग उसमें मारे गए हैं, उनके बारे में ठीक से विचार होना चाहिए। लेकिन जो वो लंबे समय से जो आज राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द रणनीतिकार हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सोनिया गांधी जी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में से उसमें कुछ चेहरे रहे हैं लंबे समय तक, अरविंद केजरीवाल जी भी थे उसमें। तो वो एक दौर था उनका माइंड इसी प्रकार से बना हुआ है कि ये सब भी जो आवाज है, ये आवाज भी भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत उस रूप में एक कोई एकीकृत देश और राष्ट्र नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने राहुल गांधी जी के मुंह से, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि कभी वंदे मातरम हमने सुना होगा, मुझे याद नहीं है। अगर किसी को है तो वो बता दे कि हाँ उन्होंने, या कभी दूसरा ऐसा ही शब्द, मतलब तो बात लंबी चली जाएगी। बहरहाल मैं तो एक से दूसरी कड़ी जोड़ रहा हूं ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आधार बना के पंजाब के अंदर, दुनिया भर के अंदर सिखों की एक समुदाय को खड़ा करने की देश की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी की भूमिका हो रही है। भाई आप एक सेंटिमेंट को टैप करना चाह रहे हो। राहुल गांधी ने क्यों ऐसे ही तो नहीं कहती बात, ये भेजा भी तो चन्नी जी को भेजा, जो अमृतपाल के लिए सहानुभूति रखते हैं, और वो कह रहे हैं वैलिड खतरा है जो राहुल जी ने बताया। वैसे तो आपको, क्योंकि आपने कहा तो भी लोग मानेंगे बात, लेकिन जो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा था अमृतपाल के लिए, उस बयान को भी चलाना चाहिए ताकि लोगों को एक रेफरेंस समझ में आता कि उस बात का क्या है। लेकिन ये फिर से, जैसे अवधि जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि आप भिंडरावाला के, और आप यदि 80s से पहले जाएंगे, 80s में जब जाएंगे तो भिंडरावाला भी इसी तरह से आए थे। कांग्रेस ने ही सपोर्ट किया था। अकाली दल की राजनीति को खत्म करने के लिए, एसजीपीसी पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाला को खड़ा किया, और इंदिरा जी ने खुद ने खड़ा किया उसको, वो ही सपोर्ट किया। और वो रिपीट वर्जन लग रहा है, मतलब बहुत सॉफ्टवेयर रिपीट वर्जन तो आप कह सकते हो, क्योंकि आप अमृतपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज वैसे चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी सब बोल दिया, SC ST OBC दलित बोल दिया, लेकिन सिखों के बारे में उन्होंने भी नहीं बोला। अब वो खुद पगड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, किसी ने तो उनको रोका नहीं है। वो संसद भी जाते हैं और गुरुद्वारा भी जाते ही होंगे मेरे ख्याल से, दोनों ही जगह जा रहे हैं। तो इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन ये खतरनाक खेल है, इस खतरनाक खेल से बचना चाहिए। और बल्कि राहुल गांधी जी को, जैसे उन्होंने क्या नाम था, आरक्षण पर भी तो सफाई दी थी ना, इस पर नहीं दी, इस पर खुद कह देते कि भाई ये गलत तरीके से ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, मैं ये कहना चाहता था, और इस पर कोई यदि ऐसा नहीं दी ये सफाई, तो इसका मतलब वो यही चाहते थे कि ये मैसेज। दूसरी खबर पर जा रहा हूं, वही मैं और प्रोपगेट करना है इसको और आगे बढ़ाना है। और देखिए चन्नी जी के ऊपर तो ढेर सारे आरोप लगते हैं कि वो सिख हैं, या उनके समय में क्रिश्चियन, जिस तरह से कई बार वो कहते हैं कि हमारे घर में है। उनका अपना एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है जिसमें वो क्रिश्चियन धर्म के लिए कुछ कह रहे थे। पंजाब में बहुत कहा जाता है पगड़ीधारी ईसाई, तो मैं वही कह रहा हूं, क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। और जिस तरह से वहां SGPC की तर्ज पर उन्होंने कुछ बना लिया है, वो जैसे सबद है, जैसे गुरबानी है, वैसे उस तरह से उन्होंने, उस सब की कोई चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है ये एक सेंटिमेंट, और मैं इसे खतरनाक मानता हूं। कांग्रेस पार्टी ये करेगी, ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, सत्ता में कोई आए कोई जाए, ये लोकतंत्र में होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, आग से खेल रही कांग्रेस पार्टी को बड़ा एतराज इस बात पर हुआ कि बीजेपी के एक दिल्ली के लोकल नेता ने जब प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, तो ये नारा लगाया, ये कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो वो हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। वो घटिया, शर्मनाक, क्रिमिनल बयान है, पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं हो रही ज्यादा, लेकिन वो बयान बिल्कुल वाकई वो बयान बहुत खतरनाक, गिरा हुआ बयान, बेहद खतरनाक है। और हमें याद है, दुर्भाग्य है कि ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे एक उस वक्त मुझे याद है, किसान आंदोलन के समय सरदार जी शास्त्री भवन के सामने खड़े कह रहे थे, जैसे जो हर्ष हमने इंदिरा का किया था वही तेरा करेंगे मोदी। और ऐसे माहौल में राहुल गांधी जाके कह रहे हैं कि ये कड़ा, वो जो ऐसी बातें करें पकड़ के सीधा डालो अंदर। नहीं, राहुल जी का भी बयान लगभग उसी श्रेणी में आता है। ये भी समझ ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह के फिर बयान देते हैं कि भाई लोग निकल के डंडे मारेंगे। एक चप्पल फेंक दी गई बनारस में, तो उसको किस तरह से राहुल गांधी उत्साहित लोगों को हत्या की धमकी देना एक बिल्कुल ये बहुत गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे बढ़ रहा हूं, जरा आपको अखिलेश यादव की बात सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि योगी जी बार बार कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दिया, और वो खुद मठाधीश भी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं वो। अब बात सुनिए जरा आप अखिलेश यादव की। अखिलेश जी का माफिया इतना खतरनाक नहीं है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो। अखिलेश जी ने बात कहने के बाद पूरा पॉज लिया,
इंतजार किया कि ताली लोग बजा रहे हैं, अब जरा ताली बजती रहे थोड़ी देर तक। इस पर मैं बात करता हूं आपसे। इस पर बड़ा एतराज हुआ, बहुत सारे संतों ने इस पर एतराज किया कि ये संतों की तुलना वो अपनी राजनीति करें जो करें, संतों को इसमें ना घसीटें। अब एक दूसरा प्रकरण इनसे जुड़ा हुआ है। मायावती जी ने अपने समर्थकों के बीच कुछ बुकलेट्स बांटी हैं और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा और सपा का गठबंधन इसलिए टूटा, 2019 के चुनाव में एक साथ लड़े थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा सच्चाई तो यह है कि इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मैं तो इनको बसपा सपा के साझा मंच से फोन कर रहा था कि मैं नीचे मीडिया खड़ी है, मैं उतर के क्या बताऊंगा गठबंधन क्यों टूटा। तो मैंने मायावती जी को फोन लगाया, लेकिन फोन उन्होंने मेरा नहीं उठाया। इस पर भी दोनों तरफ से बात हो रही है, वो भी सुन लीजिए। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अगर बुआ जी ने फोन उठाना बंद किया या भतीजे ने? अब देखिए, ऐसा है कि बुआ जी का तो एक स्ट्रेटेजिक समझौता था, इनको समझ में आए ना आए, क्योंकि बुआ जी को मालूम था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है अगर हमने नहीं किया तो हमारा तो फिर कबाड़ा हो जाएगा, और उसका लाभ उनको मिला। उन्होंने अपने वोट के साथ साथ इनका वोट ले लिया। और ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट उस रूप में समाजवादी पार्टी को नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं बसपा का, वो मायावती जी के साथ जो 1995 में, सॉरी सर, 24 में तो मिल गया, 24 में तो मिल गया अभी के इलेक्शन में। वो देखिए आ रहा हूं, उस समय नहीं मिल सकता था। 24 में एक परिस्थिति जो अभी बनी है, जो इतनी संख्या में दलित युवाओं को ट्रेंड करके अलग अलग एनजीओ के द्वारा फंडिंग करके उनको मोहल्ले में भेजा गया, बैठकें हुई, गीत हुए, नुक्कड़ नाटक हो रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि ये सरकार कैसे दलित विरोधी है, कैसे आरक्षण खत्म होगी, कैसे अंबेडकर जी की विरोधी हो गई है, इस समय हमको इसके विरुद्ध करना है। एक व्यापक उस प्रकार से हुआ था। 2019 में वो परिस्थिति नहीं थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि देखिए मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं, एक ही प्रकार का होते हैं। आप सोचिए ना कि इस देश का कोई भी हिंदू या किसी भी विचारधारा का हो, इस देश में आपको मालूम है कि हमारे देश में ऋषि मुनियों की परंपरा, मठाधीश का मतलब क्या, हमने कई बार राजनीति में ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। मठ क्या रहा है हमारे यहां? मठ हमारे यहां जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कि भाई ये बताओ कि इस देश में मैं सेवा की कोई संस्था नहीं देखता हूं, कोई संचार प्रणाली है नहीं, ये चक्कर क्या है कि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खाना पहुंच रहे हैं, उनके पानी पहुंच रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, यहां दुर्भिक्ष आता है, बाढ़ आता है, कैसे करते हैं सब। तो उसमें जो रिपोर्ट दिया है उसने बताया है कि यहाँ के जो मठ है, मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं, वो हर उस परिस्थिति में ये सेवा के केंद्र बन के उभरते हैं। थोड़ा ज्यादा तो लाइन क्रॉस कर गए अखिलेश यादव इस बार। अखिलेश यादव मतलब आप राजनीति के करिए कि इनके जैसा मठ। अच्छा टाइम कम है, मुझे बिहार की खबर भी दिखानी बहुत छोटी। फोन का जो अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं, तो फोन पर गठबंधन बनते भी है, टूटते हैं सर। जब जेडीएस का गठबंधन टूटा था तो कांग्रेस ने कहा था कि कुमार स्वामी को हमने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। कुमार स्वामी से पूछा कि भाई कांग्रेस आपको फोन कर रही थी, आपने क्यों बात नहीं की? तो बोले उस समय मेरे पास मेरा फोन नहीं था, वो घर पे छूट गया था। उद्धव ठाकरे से जब पूछा कि कांग्रेस से आपका गठबंधन कैसे हो गया, तो शरद पवार ने बड़े मजेदार किस्सा सुनाया गठबंधन का। नाना पटोले थे, शरद पवार थे। नाना पटोले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से 10 जनपद लगातार 10 बार फोन करते रहे सोनिया गांधी को कि आप समर्थन देंगे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री के लिए। सोनिया जी नहीं आ रही थी। जब 11वीं बार उद्धव ठाकरे ने फोन किया तब सोनिया जी ने उनका फोन उठा के उन्हें समर्थन देने की घोषणा की और गठबंधन बना। मुलायम सिंह का लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमारे नेता खड़गे जी राजनाथ जी के फोन का इंतजार करते रह गए। यही तो कहा था उन्होंने। लेकिन एक बात जरूर, अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद क्या जीते, राम मंदिर पर आप टिप्पणी करते हैं, राम मंदिर नहीं जाते हैं, और अब आप मठाधीशों पर भी आप इस तरह, मठाधीश और माफिया एक तरह से, मुझे लगता है अखिलेश यादव शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है 37 सीटें उनको मिली हैं,
हिंदुओं ने ही बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है, लेकिन ये करके वो अपना भारी नुकसान करते दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से लड़िए, मठाधीश योगी आदित्यनाथ से लड़कर शायद आपको नुकसान ही होने वाला है। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको 2 खबरें और दिखाता, बड़ी इंटरेस्टिंग बता देता हूं। फिर भी बिहार में तेजस्वी यादव कहना है कि माफी मांगी थी हमसे बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद, जब हमारे पास आए थे नीतीश कुमार, और मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दिखा दूंगा। अभी ये खेल भी होना बाकी है क्या बिहार के अंदर? वाकई ऐसा कोई वीडियो कभी हम और आप देख पाएंगे? दूसरा, ये चर्चा तो खूब हुई कि मोदी जी यूक्रेन और रूस की जंग में मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन लगा कि इस बात में कुछ दम है जब अजीत डोभाल ने जाकर के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, मुलाकात की, और कहा मुझे मोदी जी ने भेजा है कि मैं आपको ब्रीफ करूं, बताऊं मेरी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से क्या बात हुई है। और उस पर पुतिन का यह कहना कि 22 अक्टूबर को मैं और हमारे मित्र मोदी मिलेंगे, तब इस पर और बात करेंगे। तो क्या वाकई भारत कोई सीरियस पहल कर रहा है ये जंग रुकवाने के लिए?